करते हैं स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियां। ठीक है, स्वपरागण को बढ़ावा देने वाली युक्तियां क्या है कि कैसे कैसे किन किन मेथड से नेचर के अंदर, देखो मैं फिर से बोल देती हूं, ये क्वेश्चन फिर से मैं लिख रही हूं, आप भी लिख लो। पादपों में स्वपरागण को बढ़ावा या होने की प्राकृतिक युक्तियां क्या है? प्राकृतिक विधियां। और देखो इसके लिए एक और शब्द बता देती हूं, शर्तें। अब ये देखो, यही तो खासियत है, यही खूबसूरती है कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, किसको क्या चीज के बोल सकते हैं, किसको किस तरीके से पूछ सकते हैं, ये हर कोई हर चीज नहीं बताता है। और फिर हम क्वेश्चन देखते हैं और हम घूम जाते हैं, मैम इसका आंसर क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखे पेपर के अंदर। क्वेश्चन को घुमा के दे सकते हैं, तो घुमाने के क्या क्या तरीके हैं, आपको वीडियो बना के दे दे, आपको बोल दे शर्तें क्या हैं, आपको बोल दे युक्तियां क्या हैं, आपका आंसर सेम होना चाहिए। आपका दिमाग इतना खुला हुआ होना चाहिए कि आपको पता रहे कि अच्छा ये वो चीज पूछ रहा है, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज हमको पता ही नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रकृति में स्वपरागण होता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं। अब कुछ तो हमने कल पढ़ी है, उसी में से अपन एक एक दो दो यहाँ पे लेने वाले हैं। सबसे पहली क्या शर्तें हैं कि उभय लिंगता होनी चाहिए। अब उभय लिंगता क्या होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प की उपस्थिति। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूं, आप पूरी लाइन बना के लिखेंगे। पहले भी मैंने कहा था, क्योंकि भाई बायो में लिखने का बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है, बहुत सारी चीजें लिखने को। अगर मैं हर एक लाइन ऐसे लिखने लगूंगी तो हम एक टॉपिक को 4 दिन में कर पाएंगे, उससे पहले तो नहीं कर पाएंगे अगर मैं हर चीज यहाँ पे लिखना। इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब देखो, आप इसको लंबाई बढ़ा सकते हो सेंटेंस की। आप लिख सकते हो कि प्रकृति में स्वपरागण को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, यानी कि बायसेक्सुअल होना चाहिए। उसके लिए देखो एक और ये वाला शब्द अपन ने पढ़ा हुआ है, द्विलिंगी उभयलिंगी, एक ही बात है, ये मैंने आपको कहा था। तो बस यहाँ पे उभयलिंगी लिखा हुआ है, डिफरेंस इतना ही है। तो भाई पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। अगर द्विलिंगी होगा तभी तो स्वपरागण हो पाएगा। भाई स्वपरागण क्या है, खुद का खुद में गिर जाना, पुष्प का उसी पुष्प पे गिर जाना। तो भाई तब वो कब होगा, तब जब होगा जब हमारा कैसा होना चाहिए, पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। अगर हमारा फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो स्वपरागण के कोई चांसेस नहीं है। या फिर अगर एक लिंगी हो, यदि पुष्प एक लिंगी हो तो पादप यानी कि पौधा कैसा होना चाहिए, उभय लिंगाश्रयी होना चाहिए। उभय लिंगाश्रयी होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ गए। कल मैंने आपको 2 स्वपरागण की जो परिभाषा लिखवाई थी, उसमें 2 तरह के टाइप थे ना। वो दोनों टाइप भाई, या तो पौधा ही अपना पुष्प ही द्विलिंगी हो, बाइसेक्सुअल हो, लेकिन मान लो एक लिंगी में, मैंने कहा एक लिंगी में भी हो सकता है अगर ऊपर वाले पुष्प का नीचे वाले पुष्प में गिर जाए, मतलब पौधा सेम रहे। लेकिन पौधा सेम हो और तब स्वपरागण कब हो सकता है, या तो द्विलिंगी हो, और अगर पुष्प एक लिंगी है तो फिर उभय लिंगाश्रयी पौधा होना चाहिए। उभय लिंगाश्रयी मतलब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों लगे हुए होने चाहिए, जैसा कि अपन ने खीरा में देखा था, उभय लिंगाश्रयी होता है। उभय लिंगाश्रयी मतलब मोनोशियस। तो मोनोशियस होना चाहिए। दोनों बातें समझ में आ गई। अभी दूसरा है समकालिकता। सम का मतलब समान, कालिकता मतलब काल। भाई हिंदी पढ़े हो सबके सब, टुकड़े कर दो, ज्यादातर बायो में शब्द को समझ लोगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। सम का मतलब समान और कालिकता मतलब काल। काल का मतलब समय से, है ना। काल क्या होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल। तो भाई यहाँ पे क्या मतलब है, काल का मतलब है समय से।
जब समान समय हो। अब ये क्या हुआ, समान समय का मतलब क्या है? समान समय का मतलब ये हो कि देखो, पुष्प में पुंकेसर से परागकण बनते हैं, राइट, और स्त्री केसर में अंडा बनता है, ठीक है। अब ये अगर हमको स्वपरागण कराना है, अगर हमको स्वपरागण कराना है तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त ये है कि सेम टाइम पे, समान समय पे हमारे परागकण भी बनने चाहिए, और परागकण बनने के साथ ही हमारी स्त्री केसर में अंडा भी बनना चाहिए, एग भी बनना चाहिए, दोनों आसपास या एक साथ बनने चाहिए। अगर मान लो ये अलग अलग बने तो क्या होगा? आप बोलोगे तो क्या होगा? तो देखो, सोचो जरा, मान लो अपना परागकण बन गया परागकण, है ना। अब परागकण जिस दिन बना उस दिन यहाँ पे एग था ही नहीं, यहाँ पे भाई वो गुरु बीजाणु से पूरा प्रोसेस हुआ ही नहीं, भ्रूण कोश बना ही नहीं अभी, और एग भी नहीं बना है। तो भाई ये परागकण यहाँ पे गिर के क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि नीचे एग, दुल्हन ही रेडी नहीं है हमारी। दूल्हा तो दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन दुल्हन भी तो होनी चाहिए अंदर, भ्रूण कोश के अंदर। तो भाई दोनों चीजें एक साथ बननी चाहिए, जिसको अपन बोल सकते हैं परिपक्व होनी चाहिए। अगर एक साथ परिपक्व नहीं होगी, अलग अलग समय पे होगी, तो फिर स्वपरागण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। गिर जाए परागकण, गिरने दो, क्या कर लेगा गिर के? फर्टिलाइजेशन तो होना नहीं है फिर, क्योंकि अंदर अपना एग जो है वो रेडी नहीं है। और इसी का उल्टा भी मान लो, दूसरी कंडीशन अपन ये बोल लो कि भाई चलो अपना एग रेडी है, एग तैयार है अपना, है ना, स्त्री केसर के अंदर अपना एग रेडी है, लेकिन परागकण बना ही नहीं। तो हर सेल की एक उम्र होती है ना, हर सेल की एक उम्र होती है। एग एक दिन जिंदा रहेगा, 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, हर प्लांट में अलग अलग होता है। किसी प्लांट में 1 दिन बाद वो एग जो है, वो एग की सेल है वो नष्ट हो जाती है, किसी प्लांट में 2 दिन तक रहती है। अब मान लो, मैक्सिमम अपन मान लेते हैं कि मान लो ये एक ऐसा पौधा है जिसमें अंडा जो है 10 दिन जिंदा रहता है। 10 दिनों तक इसमें कोई पोलन ग्रेन बना ही नहीं, तो अकेला अंडा क्या कर लेगा? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। फर्टिलाइजेशन के बिना तो कोई प्रोसेस ही नहीं है, हमारा तो मेन मकसद ही फर्टिलाइजेशन है। तो भाई स्वपरागण का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता स्वपरागण। तो हमारा ये कहना है कि होमोगैमी होनी चाहिए, मतलब कि पुष्प के अंदर एक साथ परागकणु व स्त्री केसर में अंड परिपक्वन मतलब मिच्योर, मतलब वही बनना, दोनों का बनना। क्योंकि परिपक्व अपन तभी कहते हैं ना जब एग बन जाए या पोलन ग्रेन बन जाए, तभी तो परिपक्व होगा परागकोश। अब यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पुष्प के अंदर परागकोश और स्त्री केसर एक साथ परिपक्व हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे परागकण और अंडा लिख दिया है। आप परागकोश और अंडाशय में अपन भ्रूण कोश भी लिख सकते हो, ठीक है, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्त्री केसर में अंड का परिपक्वन, एक साथ परागकणों वो स्त्री केसर में अंड का परिपक्वन होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। अब इसी को बढ़ाएं कैसे? देखो, इसको बढ़ा सकते हो जैसे मैंने बढ़ाया था बोल के कि अगर दोनों अलग अलग समय पर परिपक्व होंगे तो स्वपरागण नहीं हो पाएगा। बस ये एक लाइन और बढ़ा सकते हो ना। बस ऐसे ही हमको नोट्स बनाना सीखना है। अब ये जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दो, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अनुउन्मलीय परागकणता, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? क्लिस्टोगेमी बोल रहे हैं। इसका आपको इंग्लिश भी याद रखना है और इसका आपको हिंदी भी याद रखना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुने, ये दोनों चीजें बहुत समझने की जरूरत है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी बार आ चुका है, मतलब सभी बोर्ड के अंदर। किसी एक बोर्ड का मैं नाम नहीं लूंगी, क्योंकि सभी बोर्ड में लगभग ये आया हुआ ही है, कहीं ना कहीं। किसी में 1 बार आया है, किसी में 2 बार आया है, किसी में 4 बार आया है सब में। तो देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैं एक बात आपको पहले से ही समझा देती हूँ कि आपके आसपास जितने भी पौधे होते हैं, सब में जितने भी फ्लावर्स होते हैं, जितने भी फूल होते हैं, सब खिलते हैं,
देखा कोई भी ऐसा फ्लावर देखा? मतलब कली होता है, कली के बाद वो फ्लावर खिलता है, उसमें से पुंकेसर और स्त्री केसर आपको दिखाई देते हैं, फिर वो मुरझा जाता है, गिर जाता है, वो अलग मैटर है, पर खिलता सभी है। तो अभी मेरे को बच्चों की तरह आपको ये बात समझाने की जरूरत नहीं है कि हमारे आसपास सारे ही पुष्प खिलते हैं। बताओ, ये बताने की जरूरत है कि आपको? इतने बड़े हो गए हो, बचपन से इतना तो आपने ऑब्जर्व किया ही होगा अपनी नेचर के अंदर कि हमारे आसपास सभी फूल जो होते हैं वो खिलते हैं, मतलब खुल जाते हैं, पहले बंद रहते हैं और फिर ऐसे खुल जाते हैं, उसको बोलते हैं फूलों का खिलना। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे अभी मैं नाम लिखने वाली हूं, कुछ ऐसे प्लांट है जैसे यहां पे पहले मैं परिभाषा लिख रही हूं, कुछ पादप जैसे, और ये जो मैं एग्जाम्पल लिख रही हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट है, जैसे वायोला। आपको ये तीनों नाम याद होने चाहिए, ये प्लांट के नाम है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, जैसे मेरा नाम प्रिया है वैसे इसका नाम वायोला है। वायोला, ऑक्जेलिस, व कनकोआ में कुछ फूल या पुष्प, आप पुष्प भी लिख सकते हो, कुछ फूल कभी नहीं खिलते, कभी नहीं खिलते। इनमें कुछ पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा बंद रहते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को पूछने के 4-5 तरीके हैं। पहला, या तो आपको पूछ ले उन्मूलीय पुष्प और अनुन्मूलीय पुष्प। अब देखो यहाँ पे परागणता लिखा है ना, इसकी जगह पुष्प भी शब्द आ सकता है। उन्मूलीय पुष्प या अनुन्मूलीय पुष्प क्या होते हैं, एक तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एक पूछ ले अनुन्मूलीय पुष्प क्या होते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, आपको पूछ ले ऐसे पुष्पों के नाम बताओ या ऐसे प्लांट्स के नाम बताओ। अब देखो पुष्प पूछ ले या प्लांट पूछ ले, बात है ना, पुष्प किस पे मिलेगा, प्लांट पे ही तो मिलेगा, है ना, ये तो लॉजिक की बात है। तो या पूछ ले कि ऐसे पादपों के नाम बताओ जिनके पुष्प कभी नहीं खिलते, तीसरे टाइप का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बता रही हूं, एक और इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे पौधों के नाम बताओ जिसमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे ये कैसा क्वेश्चन है, बस उसी पे आ रही हूं मैं। अगर आपने इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा है, अगर आपने इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कुछ फूल, और यहाँ पे भी सेम बात लिखी है, कुछ फूल। मैंने ये नहीं कहा कि इसमें कोई भी फूल नहीं खिलता, मैंने कहा कि मान लो इसमें 100 फूल हैं, अगर इन पौधों में 100 फूल लगते हैं तो उसमें से 25 या 50 फूल ऐसे हैं जो कभी नहीं खिलते, बंद रहते हैं हमेशा। अब बंद रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये अपना फूल है ना, ये बंद है, मतलब ये खिलेगा नहीं, बस ऐसे बंद रहेगा। लेकिन बंद है तो इसके अंदर क्या मिलेगा अपन को, मिलेगा तो वही सारी चीजें जो है, एक तो पुंकेसर और एक क्या मिलेगी, स्त्री केसर। भाई वो तो मिलना ही है ना, हमने ये थोड़ी कहा कि पुष्प में कुछ है नहीं, पुष्प है, फ्लावर पूरा एज इट इज है, बस खिलता नहीं है, बंद रहता है। तो इसमें क्या होता है, इसके इन तीनों के पौधे के ऊपर कुछ ऐसे फ्लावर लगते हैं जो कभी नहीं खिलते, बंद रहते हैं। अब वो एक गाना सुना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, सोचो ऐसा हो तो क्या हो। तो भाई यहाँ पे भाई देखो पुंकेसर है, ठीक है, स्त्री केसर है। अब ये भी यही गाना गा रहे हैं कि ऐसा हो जाए तो क्या हो जाए। तो बताओ क्या होगा, इनके पास कोई और रास्ता है क्या, ये दोनों एक जेल में बंद है। अब ये परागकण कहीं उड़ के बाहर जा नहीं जा सकता ना, क्योंकि कमरा बंद है, चाबी खो गई है, ठीक है। स्त्री केसर तो वैसे ही कहीं नहीं जा सकती, तो स्त्री केसर को भी यहीं रहना है। तो इनके पास स्वपरागण के अलावा कोई और रास्ता है क्या, बताओ। परागकण कहीं जा नहीं सकता, परागकण गिरेगा तो भी यहीं गिरेगा। परागकण जब फटेगा, परागकोश है ना, एंथर बस्ट होके जाएगा कहाँ, बाहर तो दीवारें हैं,
गिरेगा किस पे? स्त्री के सर पे। तो इसके पास स्वपरागण के अलावा कोई चांस नजर आ रहा है आपको? भाई ये तो वो कमरा है जिसकी चाबी खो चुकी है। तो भाई यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एक और पॉइंट में यहाँ लिख रही हूं, जो कि 5वें प्रकार का क्वेश्चन, कि ऐसे पुष्प के नाम बताओ या ऐसे पौधों के नाम बताओ जिसमें 100% स्वपरागण होता है। मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि किसी भी फ्लावर में या किसी भी पौधे में स्वपरागण भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है, कहा था ना, क्योंकि भाई नेचर है, हो सकता है परागकण उड़ के कहीं चला गया हो, लेकिन इनमें हमारे पास 100% श्योरिटी है कि इनके पास तो स्वपरागण ही है, परपरागण का तो कोई चांस ही नहीं है, क्रॉस तो हो ही नहीं सकता, उड़ के कहीं जा ही नहीं सकता ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे पुष्पों में या इस तरह के पुष्पों में केवल स्वपरागण ही हो पाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहां पे कुछ फूल ऐसे हैं जो नहीं खिलते, लेकिन कुछ खिलते भी हैं। ठीक है, तो खिलने वाले जो पुष्प होते हैं उनको अपन कहते हैं उन्मूलीय परागणी, और उसका अपना हिंदी नाम है, सॉरी इंग्लिश नाम है कैज़्मोगेमी। ठीक है, मतलब इनमें ऐसे वाले भी मिलते हैं, ऐसे वाले तो दुनिया भर में मिलते हैं। देखो क्या लिखा है, पुष्प भी होते हैं जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र अनावृत रहते हैं। अनावृत का मतलब नॉट कवर्ड, जिसको अपन कह सकते हैं खुले। भाई पुष्प खुल जाता है इसका, है ना, इनका पुष्प कैसा होगा, खुला हुआ रहेगा ऐसे। तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनावृत। और इसको अगर कोई अदर लैंग्वेज में बोलना चाहते हो तो क्या बोल सकते हो, आवृत। आवृत का मतलब कवर्ड, ये कवर्ड है, और ये कैसे हो गए, अनावृत हो गए, खुले हैं ये नेचर में। तो इनमें तो भाई स्व भी हो सकता है और पर भी हो सकता है। लिख दूं यहाँ पे, लिखने की जरूरत है क्या, ये तो आपको बात समझ में आ गई। स्व भी हो सकता है और परपरागण भी हो सकता है। परागकण कहीं उड़ के चला गया तो परपरागण भी हो सकता है, आ भी सकता है, कहीं से पोलन ग्रेन उड़ के आ जाए और इस यहाँ पे बैठ जाए, इसका भी उड़ के जा सकता है, और खुद का खुद में भी गिर सकता है। तीनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये वाले पुष्प इसमें भी मिलते हैं, ये बात ध्यान रखना। जो मैंने एक क्वेश्चन बोला था ना, ऐसे पादपों के नाम बताओ जिसमें 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के कौन से, एक तो बंद और एक खुले, और वो किस में पाए जाते हैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कनकोवा में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये अभी 2 साल पहले ही आया है और मॉडल पेपर में भी था। ठीक है, तो इनमें ये बात कई बच्चे समझ ही नहीं पाते, साल भर बाद उनकी नींद उड़ती है। अच्छा ऐसे कहा था क्या आपने, कि इनमें सिर्फ बंद नहीं मिलते, इसमें ऊपर की तरफ खुले हुए पुष्प हैं, नीचे की तरफ बंद है, ऐसा है। इसमें 2 तरह के फ्लावर इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। चलो अभी क्या है, पर परागण के अभिकर्मक। अब ये किसी भी नाम से आ सकता है, और मैंने आपसे कहा इसमें विधिया भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, अब ये 2 तरीके से हो सकता है। पर परागण होता क्या है, भूल तो नहीं गए ना भाई, यहाँ पे परागण लिखा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली ये मतलब वही पर परागण के ही बात कर रहा है। ठीक है, एक तो हमारे पास है जैविक साधन, अजैविक साधन सॉरी, एबायोटिक फैक्टर, जिसमें पर परागण या तो वायु से हो जाए, एयर से, हवा से उड़ के चला जाए, या फिर पानी से उड़ के चला जाए। ठीक है, और दूसरा है जैविक साधन, जिसमें या तो कोई इंसेक्ट, कीट ऐसा कर दे, या कोई पक्षी जैसे चमगादड़ है, हमिंग बर्ड है ना, ये सब ऐसा कर सकते हैं। गिलहरी जो है वो ऐसा कर सकती है, स्क्विरल जिसको अपन कहते हैं। घोंगे समझते हो, क्लास 11th में स्नेल पढ़े थे, मोलस्का संघ के प्राणी स्नेल। तो ये भी पर परागण में क्या करते हैं, मदद करते हैं, मतलब पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में इन चीजों या इन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको पूछ ले कि पर परागण के प्रकार बताओ, तो प्रकार भी यही रहेंगे, वायु परागण, जल परागण,
फिर कीट परागण, कीट में ये सभी आ जाएंगे, पक्षी वाला आप अलग से भी कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, बाकी यही प्रकार भी रहेंगे, ठीक है। बाकी कोई अलग प्रकार हमको एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं। वायु से, अब वायु से कैसे पोलन ग्रेन जा सकते हैं, तो भाई ऐसा परागण या ऐसा परागण जिसमें परागकण वायु की सहायता से परागित होते हैं, है ना। और परागित का मतलब समझ गए ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो उसे हम क्या कह देंगे, वायु परागण, है ना। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, वायु परागण बोल सकते हो। और इंग्लिश में इसका नाम है भाई एंटेमोफिली, ठीक है, इंग्लिश में। आगे चले, अब इसमें क्या होता है कि इनमें कुछ खासियत होती है कि कौन सा पौधा वायु परागित होगा, कौन सा जल परागित होगा, तो इनके फ्लावर में कुछ स्पेशलिटी होती है। आप देखो सारे फ्लावर एक जैसे नहीं दिखते, हर फ्लावर अपने आप में थोड़ा सा अलग होता है ना। तो जो पौधे या जो प्लांट वायु परागित होते हैं, मतलब जिनका पोलन ग्रेन हवा में उड़ के जाता है एक पौधे से दूसरे पौधे पे या एक पुष्प से दूसरे पुष्प में, उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो इनको वायु परागित होने के लायक बनाते हैं। तो भाई क्वेश्चन ये है कि वायु परागित होने के लिए, वायु परागित होने के लिए पौधे में या पुष्प में, अब पौधा बोलो पुष्प बोलो सेम बात है ना, तो पौधे या पुष्प में क्या गुण होना चाहिए या क्या लक्षण होने चाहिए या ऐसी क्या शर्तें होनी चाहिए कि पौधा वायु परागित हो जाए या पुष्प जो है उसका परागण कैसा हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो एक एक करके मैं लिख रही हूं, यहां पे ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि इनमें पराग कणों की संख्या बहुत अधिक होती है, पराग कणों की संख्या अधिक होती है। क्यों भाई, सोची समझी सी एक बात है, आपको पता है हवा में पोलन ग्रेन जाना है। अब यहाँ पे हमने कोई टारगेट थोड़ी सेट कर रखा है मशीन गन से या रॉकेट से या कोई इंस्ट्रूमेंट से कि यहाँ से पोलन ग्रेन उड़ा सीधा फ्लावर पे जाके दूसरे फ्लावर पे जाके गिरेगा, कोई ऐसा कर रखा है? हवा है भाई, हवा किसी को कहीं भी ले जा सकती है। पोलन ग्रेन यहाँ से उड़ा, जाना इधर था, हवा की डायरेक्शन चेंज हो गई, चला उधर गया और जमीन पे गिर गया, खत्म कहानी, मर जाएगा जब 2-4 दिन बाद, उसका तो जीवन बर्बाद। ठीक है, हो गया। तो भाई हवा है। अब अगर किसी फ्लावर में पोलन ग्रेन की संख्या कम हो तो उसके फर्टिलाइजेशन के चांस उतने ही कम हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसा अपन ने बाहरी निषेचन में पढ़ा था। भाई फर्टिलाइजेशन के चांस कम हो गए ना, मान लो किसी फ्लावर में एक ही पोलन ग्रेन बनता हो तो उसका तो जीवन में कभी जनन ही नहीं हो पाएगा, वो पोलन ग्रेन उड़ के कहीं और चला गया, बर्बाद उसका तो जीवन। तो इसीलिए इनमें पोलन ग्रेन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, एक साथ बहुत सारे निकलते हैं कि भाई 1000 में से 100 तो कहीं ढंग की जगह पे जाके किसी स्त्री के सर पे गिरेंगे, है ना। 1000 में से 100 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, 50 ही समझ लो आप, 1000 में से 50 ही सही ठिकाने पे पहुंच पाते हैं, बाकी तो इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाली कंडीशन एक। तो दूसरा क्या होता है, पोलन ग्रेन पराग कण हल्के होते हैं। ये लिख लो भाई, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रही हूं, इसको नोट्स में नहीं है शायद, आप एक बार लिख लो इसको। ये क्वेश्चन है सारे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वायु वाला भी पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू भी लगा दो इसको, और यहाँ पे भाई लिखना भी है आपको। तीसरी, पोलन ग्रेन हल्के होने चाहिए ताकि वो उड़ के जा पाए। अभी भारी किलो 10 किलो का पोलन ग्रेन कहाँ उड़ के जाएगा, लाइट वेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि उड़ पाए वो। तीसरी कंडीशन, इनकी स्त्री केसर यानी कि अपनी जो गाइनोशियम है का वर्तिकाग्र
वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा या स्टाइल, आप दोनों भी लिख सकते हो, मैं खाली स्टिग्मा लिख रही हूं। पंखवत होता है, पंखवत होता है। अब इसका क्या मतलब है? फैदरी। फैदरी का मतलब क्या है कि भाई इनका स्त्री केसर जो है वो ऐसा होता है, ऐसा दिखने में। यहां पे एग है, यहां पे एग है और ये स्त्री केसर है। अभी तक हमने ऐसी स्त्री केसर बनाई नहीं कभी, है ना। स्टिग्मा ऐसी होती है किसी किसी में, अभी तक अपन ऐसी बना रहे थे, लेकिन इनमें ऐसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि भाई ये जो पोलन ग्रेन उड़ के आ रहा है तो ये ऐसी लटकी रहती है ऐसे बाहर की साइड, है ना। अब पोलन ग्रेन उड़ के आए तो ये ऐसी हवा से ऐसे ऐसे होती रहती है, इससे जाके पोलन ग्रेन चिपक जाए। फैदरी होगी तो चिपक जाएगा, पंखवत होगी तो। अगर ये अंदर घुसी हुई हो फूल के अंदर तो पोलन ग्रेन तो इधर उधर चले जाएंगे। तो इनकी स्त्री केसर ऐसे हवा में लटकी रहती है और ऐसी फैदरी होती है, चिपकी स्टिकी टाइप की होती है ताकि चिपक जाए। ठीक है, तो एक ये। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देती हूं तो आपको समझ में आएगा और ये डायग्राम भी समझ में आएगा। गेहूं के अंदर एग्जाम्पल लिख लो भाई, गेहूं है, चावल है। अगर आपने गेहूं की वो फली देखी है तो आपको पता है कि गेहूं की फली में, यहाँ तो देखो गेहूं है ऐसे, वो उम्बी लगी होती है, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको उम्बी कहते हैं, मुझे नहीं पता, बाली जिसको अपन कहते हैं। उस पर आप देखो ऐसे ऐसे स्पाइक्स से निकले होते हैं ऐसे, क्योंकि गेहूं एक वायु परागित जो है पौधा है। तो ऐसे गेहूं, चावल उनकी देखो आप, आपको ऐसी मिलेगी। अगर किसी के खेत वगैरह है तो आपको मक्का में देखो वो भुट्टे में से वो बाल निकले होते हैं, वो क्या होती है? वो यही तो होती है उसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो भुट्टा तो खैर निषेचन के बाद का प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले अगर आप उसका फ्लावर देखोगे तो उसमें भी ऐसे बाहर निकली हुई रहती है, बाहर की तरफ लटकी हुई रहती है। तो ये मक्का है, ये उदाहरण है भाई, उदाहरण लिख लेना इसके, मतलब कॉमन है ये सबके लिए। नीचे लिखने वाली थी मैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए वहां लिख दिया। इनमें किसी प्रकार की सुगंध तो समझते हैं, स्मेल, ठीक है। सुगंध, मकरंद। अब मकरंद क्या होता है पहले भी मैं ये समझा चुकी हूं। नेक्टर क्या होता है भाई? हम बोलते हैं ना कि जो कीट होते हैं, जो मधुमक्खियां होती हैं, वो फूलों का रस पीने जाती है, तो वो फूलों का जो जूस होता है जो कीट पीने जाते हैं उसको हिंदी में मकरंद कहते हैं और इंग्लिश में नेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्टर आदि का स्त्रावण नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? अगर ये ऐसा स्त्रावण करेंगे, कोई स्मेल या कोई मकरंद, तो कीट आ जाएंगे, और कीट आ जाएंगे तो इनके पोलन ग्रेन कीटों पे चिपक जाएंगे। लेकिन ये तो कीट परागित है ही नहीं, ये तो वायु से होते हैं, तो कीटों को इनको बुलाना नहीं है। ये नहीं चाहते कि हमारे ऊपर इंसेक्ट आए। और इंसेक्ट किस पे जाते हैं? कीट किस पे जाते हैं? कीड़े किस पे जाते हैं? जिसका कलर अच्छा हो, भड़कीला कलर हो, है ना, कोई स्मेल हो उसके अंदर, फ्लावर के अंदर कोई जूस सिक्रीट कर रहा हो, तो कीट जाते हैं। ये कैरेक्टर अपन कीट वाले में लिखेंगे अभी नीचे, जब अपन कीट वाले लिखेंगे। इनका जो पुष्पों का कलर होता है, पुष्पों का रंग है ना जो होता है, वो भड़कीला नहीं होता है, चमकदार नहीं होता, चमकदार नहीं होता। देखा होगा आपने, देख लो आप, गेहूं का अगर आपने बाली देखी हो, चावल की देखी हो, मक्के की देखी हो, फीके सा कलर होता है। अभी गुलाब देखो आप, गुड़हल देखो आप, ऐसा मस्त कलर होता है, अट्रैक्टिव, दूर से ही दिख जाता है ना। तो इनको कीटों को आकर्षित नहीं करना है, इनको कीटों को दूर रखना है अपने से, नहीं तो कीट इनका कबाड़ा कर लेंगे। इसीलिए कुछ इस तरीके की चीजें इसमें अपन को देखने को मिलती है। तो ये आप लिख लोगे, इसी को बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो और भी आप इसका डिटेल वर्जन कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण मैंने लिख दिए, गेहूं, चावल, मक्का, ये सब वायु परागित है। नेक्स्ट है जल परागित। तो भाई इसकी परिभाषा आप लिख दोगे, परिभाषा लिख दोगे। कैसे लिखोगे परिभाषा? जैसे अपन ने किसकी लिखी? वायु परागित की। परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा मैं बोल देती हूं, आप स्वयं लिखेंगे इसको।
स्वयं लिखें। क्या लिखोगे? ऐसे पुष्प जिनमें परागण जल के माध्यम से होता है उसको जल परागित कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली। इंग्लिश नाम मैं जानबूझ के लिख रही हूं, आपको याद रखने हैं। उदाहरण मैं यहीं पे लिख देती हूं इसके। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया, और एक है अपना हाइड्रिला। और ये दोनों उदाहरण आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे, एमसीक्यू में मिलेंगे, छोटे अति लघु क्वेश्चन में भी मिलेंगे। ये सब जगह आया हुआ है और यही दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, जो जल परागित होते हैं उनमें भी कुछ बातें सेम होती है। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, लाइनें आप बनाओगे। सबसे पहला, इसमें भी पराग कण हल्के होते हैं, पराग कण हल्के, ताकि पानी में तैर सके। ठीक है। असक्रिय रूप से, असक्रिय, असक्रिय मतलब पैसिवली, जल में तैर सकते हैं। असक्रिय रूप से मतलब समझ गए, जहां पानी इनको ले जाएगा वहां चले जाएंगे, उसका मतलब होता है असक्रिय। खुद का कोई नहीं है कि वो बोट की तरह डायरेक्शन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां पानी इनको ले जाएगा वहां चले जाएंगे। तीसरा, इनके वर्तिकाग्र या वर्तिका, वर्तिका लंबी, लंबे वृंत युक्त होती है। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि इनकी जो स्त्री केसर है या उसका स्टिग्मा है या स्टाइल है वो बहुत लंबा होगा, ताकि पानी, मान लो कि पानी की सतह पे, जैसे ये पानी है, जैसे मैं अभी आपको एक डायग्राम बना रही हूं जो एनसीईआरटी में बना हुआ है, ये अपना वेलिसिनेरिया है। ये देखो, ये भाई एनसीईआरटी में फोटो है। ये कौन सा प्लांट है? वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया है, ठीक है। अब इसकी देखो पत्तियां कैसी है, रिबन शेप है ना। और यहां पे ये देखो स्त्री केसर लगी हुई, ये स्त्री केसर भी ऐसी है, ये स्त्री केसर है। और ये पानी में डूबा हुआ है ना। ये पानी यहां तक है, ये पानी है यहां पे सब दूर। अब क्या होता है, इसके पोलन ग्रेन हल्के होते हैं, तो पोलन ग्रेन का शेप आप देखो कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का। ये पराग कण है। अब ये पराग कण पानी में तैरता हुआ आता है और इसकी स्त्री केसर देखो यहां पे कितना लंबा वृंत है। तो स्त्री केसर काफी लंबी वृंत वाली, मतलब स्टॉक काफी लंबा होता है और पानी की सतह पे ऐसे तैरती, मतलब हिलती रहती है, तैरती रहती है, ताकि पोलन ग्रेन जब आए तो इससे मिल पाए। मान लो अगर पोलन ग्रेन सतह पे तैर रहा है ना, पोलन ग्रेन यहाँ पे और स्त्री केसर अंदर डीप में है, तो अब ये पोलन ग्रेन अंदर थोड़ी जाएगा, नहीं जा सकता ना, वो तो तैरते तैरते आगे निकल लेगा। तो भाई स्त्री केसर को भी लंबा होना पड़ेगा ताकि वो यहाँ तक पहुंच पाए और जब पोलन ग्रेन यहाँ से जाए तो वो उससे चिपक पाए, उसका मैच हो पाए। तो भाई इनकी जो स्त्री केसर है, आप, मैंने यहाँ पे वर्तिका लिखा है, आप ब्रैकेट में स्त्री केसर भी लिख सकते हो, है ना। गाइनोशियम भी लिख सकते हो कि गाइनोशियम जो होती है वो लंबी होती है और लंबे वृंत युक्त होती है। इनकी पत्तियां भी ऐसी हैं, इनकी पत्तियां रिबन शेप होती है, दिख रही है आपको रिबन शेप, रिबन के आकार की। शेप इंग्लिश शब्द हो गया, रिबन के आकार की। तो भाई ये वेलिसिनेरिया का, ये आपको बनाना है, ये एनसीईआरटी में भी है, गुमशुदा की तलाश में भी मिल सकता है। ये इसका पोलन ग्रेन है, ये स्त्री केसर है। इसमें भी किसी प्रकार का मकरंद वगैरह कुछ ये स्रावित नहीं करते, ठीक है। तो मकरंद, सुगंध नहीं, ठीक है,
शॉर्ट में लिख दिया। एक और पॉइंट छठा, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, ये दिख रहा है आपको यहां से, मैं यहां से लिख देती हूं, आप पॉइंट बना देना इसका। पराग कणों पर म्यूकस, म्यूकस क्या होता है भाई? म्यूकस समझते हो, श्लेष्मा, चिपचिपा स्टिकी पदार्थ। जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ, कभी सर्दी हो जाए और नाक में से जो सेड़ा निकलता है वो म्यूकस होता है, ठीक है। अगर ऐसा ही प्लांट में भी कुछ स्टिकी पदार्थ होते हैं, एनिमल में तो निकलता है, वो तो एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। प्लांट में भी कई बार कुछ स्टिकी पदार्थ निकलता है, उसको म्यूकस कहते हैं। तो इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं, पराग कणों पर म्यूकस का आवरण रहता है, म्यूकस का आवरण रहता है, जो जल से सुरक्षा करता है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? इसका क्या मतलब हुआ? पानी में कोई चीज रखोगे तो वो ज्यादा जल्दी सड़ेगी। जमीन पे भी सड़ती है, लेकिन पानी में आप कोई चीज डालो जल्दी खराब हो जाएगी। पत्ती है, जमीन पे डालो और पानी में डालो, पानी में कैसे हो जाएगी? खराब हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो पोलन ग्रेन को तो भाई पानी में ही रहना है, तो इसके ऊपर म्यूकस का एक आवरण बना हुआ रहता है। और म्यूकस जो होता है ना, उसको पानी से प्यार नहीं होता, म्यूकस पानी से दूर रखता है। सेड़ा निकालते हो, देखते हो, पानी से धुलता नहीं है आसानी से, तो ऐसे ही जो म्यूकस है वो पानी से दूर भागता है। तो यहाँ पे क्या है कि उसको पानी से सुरक्षा मिलेगी, पानी से थोड़े दिन बचा रहेगा तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, है ना, और आसानी से तैर भी पाएगा। ये एक लॉजिक है इसका। अब अपना जो है कीट परागित, ठीक है, कीट परागित को क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली, एंटेमोफिली, ठीक है, एंटेमोफिली कहते हैं। अब कीट परागित मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट से होते हैं ये। अब इनके क्या क्या गुण होते हैं? वो सारे जो हमने वहां पे लिखे थे कि उनमें नहीं होते। सबसे पहला, इनके जो दल होते हैं, दल मतलब पेटल्स, पंखुड़ियां, फूल एकदम कलरफुल, चमकीले, चटक रंग के, चटक मतलब जो देखते ही अट्रैक्ट कर ले, हाँ, जैसे पीला कलर, लाल कलर, हरा कलर, ऐसे पर्पल कलर। पुष्प सुगंधित होते हैं ताकि कीट स्मेल करके इनके पास जाएं, और जब कीट इनके पास जाए तो उनके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाए। एक और चीज जो अपन ने पढ़ी थी, पराग किट, याद है किसी को? पराग किट की बात किसको याद है? मैंने आपको बताया था कि जो टेपिटम होती है वो कीट परागित पुष्पों में पराग किट का निर्माण करती है, वही पराग किट। इनके पोलन ग्रेन जो होते हैं उसमें उनके बाहर एक चिपचिपा स्टिकी पराग किट या पोलन किट बनता है, जिसकी वजह से ये कीटों की बॉडी पे चिपक जाते हैं। जब कीट इनमें वो मकरंद पीने आता है, फूलों का जूस पीने आता है, या इनकी जो स्मेल है उसको सूंघ के अट्रैक्ट होता है, या इनके कलर से अट्रैक्ट होता है, तो ये अंदर जाता है वो फूल के, तो पोलन ग्रेन कीटों पे चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो पोलन किट यहीं पे काम में आ रहा है, इस बात को भी यहाँ पे दोबारा लिख ले, ठीक है। जैसे कि सुगंध होती है, इसमें फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, वैसे तो इंग्लिश लिखा हुआ है यहाँ पे। मक्खियां, गुलबरे, अब गुलबरे देखो, बीटल्स, बीटल्स देखे, वही कीड़े जो होते हैं लाइट में आते हैं, गुलबर्ग्स, बीटल। लेडी बर्ड कभी नाम सुना आपने, लाल कलर की होती है, कीट जैसा होता है, सर्च करना बीटल तो आपको फोटो दिख जाएंगे। बीटल कोई एक वैरायटी नहीं है, बहुत सारे होते हैं बीटल्स, ठीक है। परागित पुष्पों को आकर्षित करते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं, और विशिष्ट दुर्गंध का स्त्राव करते हैं। अब देखो, जरूरी नहीं कि मैंने कहा सुगंध, लेकिन दुर्गंध भी होती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो गंदी बदबू निकलती है उसमें से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कीट ऐसे होते हैं जो उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो दुर्गंध है, हमारे लिए वो बैड स्मेल है, उनके लिए हो सकता है अच्छी हो, ठीक है। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र छोटा होता है, मतलब इनका जो स्त्री केसर है वो छोटी रहेगी, पुष्प के अंदर रहती है, ज्यादा बाहर दिखती नहीं है, ठीक है। फूल में समाहित पराग कणों को पकड़ने हेतु चिपचिपी प्रकृति की, स्टिकी प्रकृति की होती है ना, स्टिकी रहेगी, आसानी से पोलन ग्रेन चिपक जाए, क्योंकि भाई एक तो कीट पे चिपक के आया है वो, अब कीट से गिर के जब इस पे गिरेगा स्त्री केसर पे, तो भाई चिपकने वाली होनी चाहिए।
ठीक है। तो एक होता क्या है कि मान लो कोई इंसेक्ट है, वो एक फूल में गया, वहां का पोलन ग्रेन कीट पे चिपक गया, ठीक है। अब कीट जो है उड़ के दूसरे फूल पे गया, वहां पे जब वो जूस पी रहा था उस फूल का, तो उसका जो पोलन ग्रेन था जो चिपका हुआ था वो उस पे गिर गया। तो भाई पर परागण हो गया ना, क्रॉस पॉलिनेशन। वहां पे नहीं गिरा, दूसरी जगह पे जाके गिर गया, तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। इस पुष्प कीटों में अंडे देने के लिए कुछ ऐसे कीट होते हैं जो अंडे देने आते हैं फूलों के अंदर। अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए फूलों के अंदर अंडे दे देते हैं। हमको दिखेंगे नहीं, बहुत छोटे होते हैं वो, आपने कभी देखा हो, मैंने तो देखा है। जो अपना आंकड़ा होता है जो शिव जी को चढ़ाते हैं, उस आंकड़े के आसपास देखना आपको एक कीट होता है, वो हमेशा उसके अंदर रहता है, वो अंडे देता है उसके अंदर। उसके अंडे देखे भी थे मैंने, वो वीडियो में प्रॉपरली ले नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे थोड़ी लाइट कम थी, लेकिन वो अंडे देने आता है। तो वो अंडे देने आता है तब भी उस पर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। मतलब कुल मिला के कीटों से चिपका के भेजना है, ठीक है। सुरक्षित ध्यान उपलब्ध कराते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यक्का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक बात आपको ध्यान रखनी है। और अंजीर, अंजीर मतलब फिग, एक फ्रूट होता है अंजीर, सूखा आप लोग खाते होंगे सर्दियों के अंदर, अंजीर या फिग जिसको कहते हैं। तो भाई यक्का, अंजीर, एमोरफिलस, कमल, कमल भी कीट परागित होता है, लोटस, जलकुंभी, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जलकुंभी, जिसको अपन ने क्या कहा था, बंगाल का आतंक, याद आया जलकुंभी को। ये जलकुंभी पानी में रहती है लेकिन जल परागित नहीं होती। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज जो पानी में रहती है वो जल परागित होती है, ये वह कीट परागित है। कमल पानी में रहता है लेकिन कीट परागित है। तो ये दो एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख लो। अब देखो यक्का में क्या होता है, आपको एक बात बताते हैं। यक्का और एक होता है शलभ, जिसको अपन कहते हैं मौत। मौत नहीं बोला मैंने मारने वाला, मौत बोला। मौत क्या होते हैं, ऐसे तितली जैसे होते हैं, लाइट में आते हैं जब बारिश वारिश होती है ना, ऐसे भूरे कलर के, कलरफुल नहीं होते ये, तितली तो कलरफुल होती है, ये छोटे छोटे होते हैं और लाइट के ऊपर बैठते हैं। ये हमको लगता है तितलियां हैं लेकिन तितलियां नहीं होती है। ये सबने देखी होगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने इसको नहीं देखा है। भूरे कलर का होता है, लाइट पे रहता है, और जैसे ही सुबह होती है मर जाते हैं, इसके पंख अलग हो जाते हैं, ये अलग हो जाता है, ठीक है, ये लाइट में रहते हैं। तो यक्का में क्या होता है, यक्का एक भाई प्लांट है, और ये आपको आगे के चैप्टर में भी आएगा वापस से दोबारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखो इसमें क्या होता है कि यक्का का जो फूल होता है उसमें ये मॉथ आता है। अब उसके फूल में क्या होता है, इसका ये पुंकेसर है, देखो इसका ऐसे 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 लटका हुआ रहता है इसका पुंकेसर फूल के अंदर, ये फूल है। अब जब ये मॉथ इसके अंदर अपने अंडे देने के लिए आता है ना, जब ये अंडे देने के लिए अंदर जाता है अपने यक्का के अंदर ये मॉथ, तो इसका पोलन ग्रेन ऐसे लटका हुआ रहता है, जैसे देखो ये लटका हुआ है। अब ये अंदर जाता है तो ये ऐसे टच हो जाता है इसके, ऐसे जैसे मेरे सर पे ये टच हो रहा है ना, तो इसका पुंकेसर इसके यक्का के ऊपर, जो मॉथ है उसके ऊपर ऐसे टच हो जाता है, जैसे यहाँ से ऐसे टच हो गया और पोलन ग्रेन चिपका देता है। फिर यक्का वापस निकल जाता है तो उसके यहाँ पे पोलन ग्रेन लग जाते हैं। फिर वही शलभ जो होता है, मॉथ जो होता है वो बाहर आ जाता है। फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाता है यक्का के, वहाँ पे जाके पोलन ग्रेन गिरा देता है। वहाँ पे भी सेम अंडे देने जाएगा तो वो पोलन ग्रेन गिर जाता है वहाँ पे। तो इस तरीके से इन दोनों का क्या रहता है, एक कॉम्बिनेशन रहता है। तो यक्का जो है वो कीट परागित होता है, अंजीर जो है वो कीट परागित होता है, एमोर्फोफिलस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर है। ये बात भी याद रखना, अभी मैं आपको लास्ट में एक पॉइंट करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट टर्म्स उसके अंदर करवाऊंगी, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लंबा फ्लावर है, काफ़ी लंबा, 6 फीट का, मतलब मैं तो छोटी हूँ, मैं 5'2" की हूँ, मतलब मुझसे भी इतना ऊंचा फ्लावर है ये। फ्लावर बोल रही हूँ, पौधा नहीं बोल रही, इतना लंबा है ये एमोर्फोफिलस, ठीक है, 6 फीट का है ये। तो अंजीर है, यक्का है, ये सारे जो हैं वो कैसे हैं, कीट परागित है। और ये अंजीर और यक्का आपको फिर से पढ़ने हैं जब आप चैप्टर नंबर 13 पढ़ोगे, ये दोबारा आएंगे और यही कहानी के साथ वापस आएंगे ये,
ठीक है। तो आपके 2 चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इस चैप्टर से भी है और एक 13 चैप्टर के लिए भी है। और भी है यहाँ पे, जैसे पुंकेसर पुष्प के अंदर होता है, जैसे स्त्री केसर अंदर होती है फ्लावर के अंदर, बाहर खुली नहीं रहती है, मतलब बाहर दिखती नहीं है, अंदर घुसी हुई रहती है, वैसे ही अपना पुंकेसर भी अंदर घुसा हुआ रहता है। पराग कण कम होते हैं, ठीक है, कम पराग कण होते हैं और भारी होते हैं, ताकि हवा से उड़ ना जाए, क्योंकि हमको हवा से नहीं उड़ाने, हमको तो कीटों पे चिपकाने। चिपचिपे होते हैं, जिससे मैंने आपको कहा वो पोलन पराग किट्टर बना हुआ रहता है इनमें, है ना, उसी को लिख रहा है एक्साइन पे, ठीक है, पराग कण के एक्साइन में। कीट विशेषकर पौधों के विशिष्ट संरचनात्मक बदलाव होते हैं, मतलब कि फूलों का जो संरचना होती है वो कीट के हिसाब से होता है, क्योंकि हर फूल अलग कीट से परागित होता है। जैसे यक्का है वो मौत से हो रहा है, अंजीर है वो मधुमक्खी से भी होता है, ठीक है। तो उस कीट के अकॉर्डिंगली फूल की संरचना होती है। और ये तो है ही, मकरंद पराग कणों के रूप में पराग कण कर्ता कीट की ओर रुचि करते हैं, क्योंकि फूलों से क्या निकलता है, मकरंद, नेक्टर सिक्रीट करते हैं, ताकि कीट उनके पास आए और उसके चक्कर में उनका पॉलिनेशन हो पाए। तो भाई कीटों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, रुचि रहेगी कीटों को, नहीं तो कीट क्यों जाएंगे फूल के अंदर, उनको कुछ मिलेगा तभी तो जाएंगे, या तो अंडे देने जाएंगे या मकरंद पीने जाएंगे, 2 ही काम के लिए जाएंगे। ऐसे ही बच्चों पक्षियों से भी होता है, पक्षियों से भी होता है, जैसे आपका हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड के नाम सुना होगा आपने, लंबी सी चोंच होती है उसकी, है ना, वो भी फूलों का जूस पीने जाता है, तो उसके ऊपर भी पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। एक भाई चमगादड़ से भी होता है, चमगादड़, उसको क्या बोलते हैं, ये नाम लिख लो भाई, उसको बोलते हैं काइरोप्टेरी, काइरोप्टेरी, क्या बोलते हैं उसको, काइरोप्टेरी, जो चमगादड़ों से होता है। चमगादड़ भी फूलों का जूस पीते हैं, सारे नहीं, कुछ चमगादड़। भाई ये गलत फहमी मत पालें कि चमगादड़ लोगों का खून चूसते हैं, नहीं, चमगादड़ फूलों का जूस चूसते हैं, ठीक है, एक तो ये अपनी गलत फहमी दूर कर लेना। तो वो फूलों का जूस पीने जाते हैं, तब उनके ऊपर पोलन ग्रेन गिर जाते हैं, सारे नहीं, कुछ चमगादड़, तो उसको अपन बोलते हैं काइरोप्टेरी। और ये भी PYQ है, ठीक है, चमगादड़ों से होने वाला पॉलिनेशन, ये सब नोट करना है आपको, एक एक चीज यहाँ पे जो लिखी हुई है। भाई आज का क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत क्या है, माइक्रोपाइल, भ्रूण कोश, पराग कण या बीजांडकाएं। अब इनका इंग्लिश, कुछ तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, कुछ का हिंदी में लिखा हुआ है। आज मैं ना तो इनकी इंग्लिश बताऊंगी ना हिंदी बताऊंगी, आप बिना उसके ही करें, जब मैं इसका आंसर बताऊंगी तब इनकी इंग्लिश हिंदी बताऊंगी। तो अभी तो आप अपने अकॉर्डिंगली आंसर देंगे और फिर कल अपन इसका आंसर देखेंगे और इसकी हिंदी और इंग्लिश भी देखेंगे।